इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और बस आइडेंटिफाई द नोड एंड कैथोड। अब सिर्फ अल्फाज मैंने समझा दिया आपको, पीछे इसको याद करना। क्या याद करना है इसका तुमने? आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बताओ, सॉल्यूशन में बताओ, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, दोनों के रिएक्शन डाल दो बस। ये जनरल रिएक्शंस है। कौन से रिएक्शंस है? एक्स कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, एम कोई भी मेटल हो सकता है जिसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज, पॉजिटिव 2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। नहीं समझे? अगर नेगेटिव 2 होगा तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बस, नथिंग मोर देन दिस। बट बेटा जी, यू विल हैव टू डू स्ट्रगल। आई वांट योर स्ट्रगल, आई वांट योर एफर्ट। So let us start. Uses of electrolytic cell. बेटा possible uses of electrolytic cells are as follows. मैंने बेटा आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत सारी, मैंने सोडियम के बारे में शायद आपको बताया हो कि सोडियम आपको हमारी नेचर में फ्री नहीं मिलती, बहुत रिएक्टिव मेटल है। अगर आप सोडियम को हवा में भी रख देना तो सोडियम खुद ब खुद जलना शुरू कर देती है। सोडियम खुद ब खुद इतनी रिएक्टिव है और इसको वापस हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो तैयार ही नहीं होती थी ना, तो फिर जब इलेक्ट्रोलिसिस का पता चला तो फिर उससे ये तैयार होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, किसमें? पहले बेटा सेल का नाम देख लो, कहते हैं डॉन्स सेल इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। क्लियर हो गया? ये पहला यूज है। रट्टा मार दी लोड है, कुछ जरूरत है रट्टा मारने की। डॉन सेल इस्तेमाल होता है तिजारती पैमाने पे, बड़े पैमाने में, ठीक है, सनअती तौर पर सोडियम मेटल को तैयार करने के लिए। और क्लोरीन इसमें एज ए, वो कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। नहीं समझ आया? साथ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है, क्लोरीन बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है। क्लियर हो गया? इट प्रोड्यूसेस, मतलब ये क्लोरीन भी तैयार करता है। और किससे? फ्यूज्ड NaCl, खाने का नमक में तुम खाते नहीं हो, इसी की इलेक्ट्रोलिसिस से इसको बिजली के जरिए से तोड़ा जाता है। इसको बिजली के जरिए से सोडियम किसके पास चला जाएगा? आ जाना जरा इधर। सोडियम किसके पास चला जाएगा? सोडियम उसके पास। कौन सा इलेक्ट्रोड का नाम बता मुझे, किसने मिलेगा हमें? कैथोड के साथ जाके चिपक जाएगा। और क्लोरीन किसके साथ जाके चिपक जाएगा? बस ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एनोड और कैथोड दोनों को खींच के अलग करके अपने साथ चिपका लेना। इनके साथ समझ लो थैलियां बंधी हुई होती है फिलहाल के लिए, ये इनमें डालते रहते हैं इनको पकड़ के। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? तो ये जो सोल्यूशन कहता है, जब तुम दोनों रॉड्स को डुबोते हो ना, तो जो आपका कैथोड है वो सोडियम आयंस को पकड़ना शुरू करता है और थैली में डालना शुरू करता है, बस कलेक्ट करता है। और जो क्लोरीन है इसको आपका एनोड पकड़ के अपनी थैली में डालना शुरू कर देता है। दोनों अलग हो गए, चार्ज है ना दोनों पे, तो आपने बिजली के जरिए से दोनों आयंस को क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसे लेसिस, लेसिस का मतलब तोड़ना, लेसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो आपने तोड़ दिया, नहीं तोड़ा सोडियम को, जो में बांध तक नहीं तोड़ा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा। आपने एक कंपाउंड को तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में, सोडियम और क्लोरीन में। तो बेटा इसमें डाउन सेल यूज होता है। मेरे बच्चों को पहली बात समझ आ गई। दूसरा मेरे बेटे नेल्सन सेल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा NaOH, अब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फौरन फार्मूला जेन में क्लिक करना चाहिए था कि सोडियम और साथ हाइड्रोक्साइड मतलब OH होगा। OH की वैलेंसी 1, सोडियम की 1, तो NaOH। एक क्लिक किया करो माइंड में, अपने माइंड को तेज करो बेटा, फौरन फार्मूला सोचा करो। फार्मूला क्या होगा भाई, पूछेंगे अभी हमसे, सोचा करो। नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और बोलो भाई प्रॉब्लम किसी को, आगे चले। इट आल्सो प्रोड्यूसेस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है किसको? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को। समझ आया? नहीं आया? नहीं लगता आपको समझ आया। क्या समझ आया बता मुझे, हमजा? चल मैं क्या समझ आया बेटा? वो कह रहे हैं स्वामी जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है ना, वो स्वामी है इसी तरह खुद ब खुद फ्री में बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा। नहीं समझे? और बच्चा दुकान पर जाता है तो अंकल से सौदा सेल्फ लेता है, अगर ज्यादा सौदा लो तो वो साथ कहते हैं ये फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री चूंगे में, है ना? ये वो बाय प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम किसी को? तो इट आल्सो, इसे कहते हैं जायद, ठीक है, जायद एक्स्ट्रा। तो इट आल्सो प्रोड्यूसेस क्लोरीन
एंड हाइड्रोजन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? मतलब साथ साथ ये भी क्लोरीन भी मिलती है, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पीपा। अब जरा गौर से सुनना बेटा, आपने सोडियम तैयार की पहले में डाउन सेल से, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया। बेटा मैं आपसे एक बात करूंगा, तीसरे पॉइंट को भी पहले के साथ जोड़ दो, दूसरे को तीसरे पे ले जाओ। जैसे आपने सोडियम तैयार किया ना, इसी तरह बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स। ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार होती हैं, ऐसे ये भी नहीं मिलती। प्रॉब्लम किसी को? तो पहला और तीसरा मिलते जुलते हैं ना। पहले में सोडियम तैयार की, फिर तीसरे में आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम का इसी से तैयार होगी। उसके बाद बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचुरल सेल से तैयार होगा, साथ आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट। ये याद रखने की बात है, कोई रट्टा मारने की इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपने माइंड में रखना, और आपसे पेपर में यही पूछना, आपने लिखना। और मैंने आइसोटोप्स के यूजेस बताया थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। अल्लाह वाले तो मोटी मोटी बातें दिमाग में रखनी, ये इस काम आते हैं, 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 फायदे हैं बस, ये भी इनके यूजेस है बस, और क्या। अब ये चीजें आपको जो है ना माइंड में बिठाने में प्रॉब्लम है। ये कॉन्सेप्ट है बस। तो मैग्नीशियम तैयार होती है, कैल्शियम तैयार होती है, सोडियम तैयार होती है, लिखना है, वर्ड्स कॉपी करना है बस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होगा, साथ आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्लोरीन मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। अभी कोई रट्टा मारने की जरूरत है, लेकिन मारते फिर नहीं मानते। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम मेटल कमर्शियल। चौथी मेटल आ गई है, एल्यूमिनियम इसी से तैयार होती है। फिर इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, तो कॉपर को भी इसी से प्यूरिफाई किया जाता है। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कॉपर की प्यूरिफिकेशन, आपके कोर्स का हिस्सा ये वाला पॉइंट। पहला भी आपके कोर्स का हिस्सा, दूसरा भी आपके कोर्स का हिस्सा, और ये वाला पॉइंट भी आपके कोर्स का हिस्सा। क्यों बेटा? जब आप ब्लास्ट फर्नेस से आप लोग तैयार करते हैं ना कॉपर, डिस्मिनराइजेशन के नतीजे में जो आपको कॉपर मिलता है बेटा, उसके अंदर सोने के और चांदी के जर्रात होते हैं। क्या होते हैं? उनको अब उसकी वजह से कॉपर क्या होता है? उसकी वजह से कॉपर क्या होता है? इम्प्योर। प्योर तो नहीं होता, कॉपर खराब होता है, गंदा होता है ना। हमजा कहता है भाई सोने और चांदी को गंदा तो ना कहना, उससे तो कॉपर की नहीं बेटा, याद रखना उससे कॉपर इंप्योर हो जाता है। ठीक है ना? चाहे सोना ही क्यों ना हो। समझ आया नहीं यार? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर सोना और चांदी जो कि कीमती तरीन मेटल्स है, अगर वो कॉपर के अंदर मौजूद है तो वो कॉपर को इंप्योर बना रही है। अब बड़ी रिस्पेक्ट है सोने की हमारे माशरे में, बड़ी रिस्पेक्ट है चांदी की हमारे माशरे में, लेकिन क्या उन्होंने कॉपर को प्योर होने से रोका हुआ? कॉपर को प्योर होने से रोका हुआ। तो फिर क्या किया जाता है बेटा? एक सेल के अंदर कॉपर जो है ना, कॉपर उसको प्योरीफाई किया जाता है। कैसे प्योरीफाई किया जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो बट ये याद रखें कि कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला क्या था? सोडियम मेटल की तैयारी थी डाउन सेल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी थी नाइट्रोजन सेल में, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम की तैयारी है, फिर एल्यूमिनियम की तैयारी, और अब इसकी कह दिए कॉपर की प्यूरिफिकेशन भी इसी से होगी। और बेटा 10वीं क्लास में जब मेटलर्जी पढ़ाऊं तो यही बात दोबारा डिस्कस होगी। लो जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड टू इलेक्ट्रोप्लेट मेटल्स। इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होगी। बाहर का ना, वो हमारे गांव में एक लड़की की शादी हुई, तो जो उसको जेवरात पहनाए गए, बाद में पता चला कि इसके ऊपर सोने की पतली सी तय चढ़ी हुई थी, अंदर लोहा था, अंदर कॉपर था, अंदर पीतल था। मतलब इस तरह की कोई बात सामने आई। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो जो पतली सी सोने की तय चढ़ाई हुई थी एक मेटल की दूसरी मेटल पे, वो कैसे चढ़ाई गई थी? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। प्लेटिंग का मतलब समझते हो कि एक मेटल की तय दूसरी मेटल पे चढ़ा देना, चिपका देना, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अभी भी बात नहीं समझे? कोटिंग एक मेटल का दूसरी मेटल पे पेंट कर देना, ठीक है? दिस इज द मेटालिक पेंटिंग। नहीं समझे अभी भी? अंदर कॉपर होगा, ऊपर सोना चढ़ा हुआ होगा। कुछ देर बाद जब रगड़ खा के सोना ऊपर से तेरे का पता चलने गया ये तो जेवर ही झूठा है, जिसे झूठा जेवर कहते हैं। समझ आया? तो ये बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं? इसमें बेटा एक मेटल की तय को दूसरी मेटल पे चढ़ा दिया जाता है, और इसके फायदे भी हैं। जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक मेटल को जंग से बचा लें, तो फॉर द सेफ ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? सो कहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेट। मतलब इलेक्ट्रोप्लेट का मतलब क्या? तय चढ़ाने के लिए। ठीक है? बिजली के जरिए से तय चढ़ाने के लिए। किसकी? मेटल की, सच एज टिन, सिल्वर, निकल एटसेट्रा, स्टील। किसके ऊपर? स्टील के ऊपर। हम इंशाल्लाह टिन प्लेटिंग भी पढ़ेंगे, सिल्वर भी पढ़ेंगे, निकल की प्लेटिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है?
चले आगे। इलेक्ट्रोलाइटिक्स, और आपको सिर्फ कुछ हेडिंग्स याद करनी है, बाकी सब सेम होगा इनमें। सॉल्ट्स के नाम याद करने होंगे आपको, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, बस, नथिंग मोर देन दिस। अभी देखना, अभी आपका आगे जो लेक्चर चलेगा इंशाल्लाह आधे घंटे से ज्यादा का नहीं होगा इंशाल्लाह। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनोडाइज। पीछे हमने सबसे पहले लेक्चर में जो था वो किया था एनोडाइज एल्यूमिनियम, तो उसमें से बिजली पास नहीं करवाई थी। तो ये बेटा आपका लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैन अब्सॉर्ब द डाइज, वही पीछे वाली बातें। डाइंग ऑफ एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूस मेटालिक रेड, मेटालिक ब्लू और अदर मेटालिक कलर्स ऑन द मेटल सरफेस। ये सारी पीछे वाली बात यहाँ पे आ गई। डाउन सेल से सोडियम तैयार हुई, नेल्सन से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ, क्लोरीन और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट मिली। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की तैयारी में। एल्यूमिनियम भी इसी से तैयार होता है, कॉपर इससे प्योर होता है। सुन रहे नहीं सुन रहे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है उनके जरिए से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, किसकी? टिन की, सिल्वर की, किस पे? स्टील पे, स्टील पे। ठीक है बेटा, बहुत सारी मेटल्स और भी होंगी। ठीक है, क्या कर रहे हो बेटा? गोल्ड की भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। बाकी वो आगे एक्स्ट्रा है, आपको सिर्फ यहां तक याद कर लेना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स जो है वो एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम तैयार करने में इस्तेमाल। यूजर्स किसको प्रॉब्लम है? अभी तक जो आज पढ़ाया तैयार आया नहीं, तैयार हो गया, अब भूल गए तो इसमें मेरा कोई जरूरत नहीं है। अब आपको इसको बार बार पढ़ना है, बस इसकी जियारत करनी है। जिसकी जियारत बार बार की जाए ना वो चीज भूलती नहीं है, और जिसकी जियारत करना छोड़ दी जाए ना वो चीज भूल जाती है। जी जी बच्चों, यहां तक किसी को मसला हो? अगर आपके पास एक सोल्यूशन हो एक बीकर में, किसका? छोटे बोल रहा तू कुछ जी? छोटे क्या कह रहा तू? किसका सोल्यूशन होगा बेटा? इसका? ये ब्लू सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट CuSO, ठीक है, एंटाहाइड्रेट, ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, आप बेटा जी क्या करें? जिंक मेटल की, किसकी? जिंक मेटल की एक रॉड पकड़ें और इसके अंदर जाकर उसे डिप कर दें बस, और फिर देखें। नहीं समझे मेरी बात? जैसे आप उसको इसके अंदर डिप करेंगे ना, तो बेटा इसका ब्लू कलर किधर चला जाएगा? खत्म। कॉपर सल्फेट का वो सोल्यूशन जो पहले आपको ब्लू नजर आ रहा था, वो क्या हो जाएगा? समझ आया नहीं है? और ये जो जिंक है, इसकी रॉड क्या होना शुरू हो जाएगी? ब्लू नहीं, इसकी रॉड क्या हो जाएगी? इसकी रॉड क्या हो जाएगी? ये सोल्यूशन पहली बात तो कलरलेस हो जाएगा। इसकी रॉड क्या हो जाएगी? इसकी रॉड क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन होगा, गौर से सुनना। कॉपर सल्फेट था, आपने जिंक रॉड डाली बीच में, जिंक ज्यादा सखी है, सल्फेट को पता चल गया, सल्फेट ने कहा चल दबाओ, मैंने तो जरा नहीं, इसके साथ मिल गया। तो ये जिंक पहले कहां पे था? रॉड पे था, अब कहां चला जाएगा? ये सोल्यूशन है भाई, सोल्यूशन है ना ये। तो सोल्यूशन में सल्फेट रहता है, अब ये सल्फेट क्या करेगा? क्या करेगा? इसका मुझे मतलब आप समझा दें। कॉपर उतर गया, ZnSO2। अगर आपका दिमाग यहां तक पहुंच गया मुझे बड़ी खुशी होगी। बताएं इसका क्या मतलब है? ये कहां पे था? किस पे था? रॉड पे था या नहीं था? ठीक है, और ये कहां पे था? सोल्यूशन में है, था ना? अब जब जिंक रॉड हुई तो क्या हुआ? सल्फेट ने क्या किया? अब सल्फेट रहता कहां पे? रॉड पे या सोल्यूशन में? तो फिर ये किधर जाएगा? ये किधर रहता है? ये सोल्यूशन है भाई, ये हमजा, ठीक है, और ये पिज्जा। समझ आया नहीं यार? तो हमजा ने क्या किया? रोटी छोड़ दी, पिज्जा खाना शुरू कर दिया। तो पिज्जा आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा? हाय हाय, आप भी समझ नहीं आई, ये घुल जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। अभी भी बात समझ,
अभी भी बात लगता नहीं बैठी दिमाग में। तो बेटा जी कॉपर नीचे बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। आपको रेड अप्रोक्सीमेटली मैं आपका कहूँ येलो या रेड कलर के आपको कॉपर के पार्टिकल्स यहाँ नीचे बैठे हुए नजर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये कॉपर सोल्यूशन से अलग होकर नीचे बैठ जाएगा। अभी भी बात है नहीं समझे मेरा? किस किस को समझ आ गई है? जिंक सल्फेट कॉपर से अलग होगी। जिंक सल्फेट नहीं, ये कॉपर सल्फेट पहले था, आपने बाहर से क्या डाला? जिंक डाला। जिंक सही है, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत क्या है? ज्यादा है। कॉपर की क्या है? कम है। जिंक की क्या? ज्यादा। कॉपर की क्या? कम है। तो फिर सल्फेट तो कहता है जो ज्यादा आसानी से देगा मैं उसके साथ रहूंगा। समझ आया नहीं यार? ये कहता है जो मुझे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा मैं उसके साथ रहूंगा। समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? इन दोनों मैटर्स में मुकाबला होता है और इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्या होती है? ज्यादा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। दस्तरखान पे बच्चे बैठे हुए, मैं भी साथ बैठा हूं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बेटा एक नवाला है, ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? एक बच्चा भी बैठा, दूसरा भी बैठा, नवाला सामने है। अब वो शख्स जिसकी टेंडेंसी ये ज्यादा होगी कि मैं खा जाऊं और दूसरे को ऐसा ख्याल नहीं होगा, बात समझ आई नहीं आई? बेटा उसमें सेक्रीफाइस देने का एलिमेंट नहीं है, उसमें इकराम मुस्लिम नहीं है। और जिसमें सेक्रीफाइस देने का कंपोनेंट ज्यादा वो सही है। यहां पे भी यही कुछ होता है। कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे न्यूट्रल चार्ज है। सुन लो, कॉपर सल्फेट में ना मेरे बच्चे, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। सल्फेट पे कितना चार्ज था? -2। सल्फ्यूरिक एसिड से निकला ना H2SO4 से, तो वो जो हाइड्रोजन की जो 2 है यहां से आ जाए। अब कॉपर यहां से जब यहां गया, ये कॉपर फ्री है या नहीं? तो इस पे 0 चार्ज आ गया। और जिंक पे क्या था? 0। अब जिंक पे यहां पे क्या चार्ज है? +2। तो ये 0 से कहां गया? ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा कम हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ ना। जिंक ऑक्सीडाइज होता है, कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। इसकी रिडक्शन होगी, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझे नहीं समझे? यू कैन पॉइंट आउट नो। जिसकी अपनी रिडक्शन होती है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है। क्लियर हुआ बेटा? अब यहां पे आप मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन किस से किसकी तरफ गए हैं? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए? कॉपर को दिए। जो 2 इलेक्ट्रॉन देखे ना, इसके पास 2 की कमी आई है, तो इसके पास 2 की पहले कमी थी, इसकी कमी दूर हो गई। तो इसका मतलब जो कॉपर था उसने जिंक से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 जिंक से रिएक्शन किया। अब देखा कि जिंक जो है इसके पॉजिटिव चार्ज की वजह से जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो कशिश थी इलेक्ट्रॉन की वो कम थी। इसमें क्या थी? तो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको कॉपर बना दिया, इसको 0 कर दिया और खुद क्या बन गया? ZnSO4। ये ज्यादा सही इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिंक। फिर इस जिंक को अपने साथ कौन मिला लेता है? SO4। जिसमें कुर्बानी देने का जज्बा ज्यादा होगा उसको लोग अपने साथ मिलाएंगे, हर बंदा उसके साथ रहना पसंद करेगा। और जिसमें लालच होगा, याद रखना, उसे कोई पसंद नहीं करता, उसे तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता, उसे तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता लालची को। कुर्बानी देने वालों को मालिक भी पसंद करता है। चले आगे, समझे और समझे इसको। अब मेरा बच्चा मेरी बात गौर से सुनना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से जो इस कॉपर के पास जिंक से गए, अगर हम कोई तार बीच में लगा लें, क्या लगा लें? ये कॉपर खींच रहा होता है। कॉपर क्या? कॉपर इलेक्ट्रॉन्स खींचता है किससे? जिंक से। फोर्स लगाएगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे जिंक से किसकी तरफ? अगर हम कोई ऐसा तरीका अपना लें कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिंक से कॉपर की तरफ तो जाएं, लेकिन किसी वायर से फ्लो करके, किसी तार से, तो हम क्या करेंगे? वहां बल्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब ये कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो भाग के इधर को आएंगे, उनके पास तो एनर्जी होगी ना, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा होगा, उस एनर्जी से हम किसको रोशन कर लेंगे? बल्ब को रोशन कर लेंगे, बिजली पैदा होगी। और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्या? स्पॉन्टेनियस। देखिए मैटर्स भी इलेक्ट्रॉन्स को चाहती हैं,
ये नहीं कि ये जिंक भी चाहता है, जिंक भी यहां मुकाबला होता है। ये नहीं कि ये छोड़ेगा। देखो सखी को भी जरूरत होती है, उसको भी रोटी खानी होती है, उसमें भी रोटी की चाहत, वो खुदा को नहीं होता, समझ आया नहीं? उसकी भी जरूरत होती है, वो भी खाता पीता है, उसमें भी कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है खाने की। बेनियाज अल्लाह की जात है, उसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है। तो मुझे भी समझ आ रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बेनियाज जात है, उसके ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सखी वो है, समझ आ रही है, कि देने वाला, देने वाला, देने वाला, बस देने वाला। और समझ रहे हो, जिंक और कॉपर में मुकाबला हुआ, तो बेटा जो जिंक की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ने की दो सलाहियतें हैं, याद रखना, एक लेने की, एक देने की है। इलेक्ट्रॉन लेने की भी है इसमें, लेकिन कॉपर में भी इलेक्ट्रॉन देने की भी है, लेने की भी है। लेकिन कॉपर और जिंक में जब मुकाबला हुआ तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम पड़ी और लेने की ज्यादा पड़ गई, और जिंक की देने की ज्यादा पड़ी और लेने की कम पड़ी। तो क्या हुआ, कॉपर ने खींच लिया इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझे मेरी बात? अब हमने क्या करना बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को आउटर, याद है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमने उनको आउटर सर्किट से मूव करवाना। जब वो वायर में आ जाएंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन जो जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, जब वो किस में आ जाएंगे, वायर के अंदर आ जाएंगे ना, तो समझ लो क्या हुआ, बस फिर आप उसे यूज कर सकते हो। नहीं समझे मेरी बात? क्लियर हुआ बेटा? तो ये अब हमने काम करना है, और यही बुनियाद है। ये जो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लेने और देने की सलाहियत का बराबर ना होना ना, इसका हमें क्या फायदा हुआ? मैं सादा सी बात बताता हूं आपको, मैं सादा सी बात बताता हूं आपको। कॉपर 2 पॉजिटिव था, जिंक न्यूट्रल था, मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन वहां रखे। अब कॉपर अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है और जिंक इसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाता है, नेट फोर्स कितनी लगेगी? कॉपर इधर को खींचेगा ना, इधर को, और ये इधर को खींचेगा, नेट फोर्स कितने की? वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स, तो एक स्ट्रेट लाइन पे, तो हेड टू टेल रूल यूज करो ना। ले, मैंने 10 न्यूटन की फोर्स ड्रॉ की, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है, ठीक है, ओरिजिन है। अब ये इसका हेड है, दूसरा वेक्टर कितने न्यूटन का? 2 न्यूटन का। मैं यहां से ड्रॉ करूं वापस, क्लियर हुआ? तो पीछे कितने न्यूटन बच जाएंगे? 8 न्यूटन बचेंगे, नहीं बचेंगे? 8 न्यूटन का वेक्टर बच जाएगा। तो बेटा नेट फोर्स जब 8 न्यूटन की होगी, किधर को लगेगी? इधर को। किधर को लगेगी? इधर को, कॉपर की तरफ। समझ आया या नहीं आया? ये इनकी एक दूसरे के साथ रिलेटिव टेंडेंसी है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मेटल आयंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल मेटल बनाने की टेंडेंसी है, ठीक है, इसको हम उसका पोटेंशियल भी कहते हैं। तो जो कॉपर है उसका पोटेंशियल क्या ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने का, कॉपर आयन का। सो देयरफॉर कॉपर आयन जो है वो जिंक से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। अब हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन अल्हम्दुलिल्लाह याद देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में खींचे हैं, हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे ये वाला, दूसरा बीकर लिया ये वाला, ठीक है बेटा। हम क्या चाहते हैं कि यहां जिंक होगी, यहां कॉपर होगा। कॉपर ने इलेक्ट्रॉन का करना है खींचने, किससे? जिंक से। तो ये कॉपर Cu और ये जिंक Zn। यहां पर भी एक सोल्यूशन होगा, क्या होगा? कॉपर सल्फेट का। अगर कॉपर की राड हो तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में होगी, अगर जिंक की राड हो तो किसमें होगी? जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में होगी। अब बेटा मेरी एक बात और से सुनते जाना, हमने इन दोनों तारों को किसके जरिए से जोड़ दिया? एक तार, बीच में हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, पता तो चले कि बिजली भी जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। ये कॉपर क्या करेगा? ये कॉपर क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ आया नहीं है? क्यों? यहां पे में कॉपर के पॉजिटिव आयंस मौजूद है। क्या मौजूद है? और उसका कनेक्शन तार के जरिए से कहां पे? इस जिंक के साथ है। अब हमें पता है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत जिंक के मुकाबले में क्या? तो ये वाला कॉपर आयन, कॉपर
इस कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहेगी उधर से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तार के जरिए से, और हमजा खड़ा हो जाए। यही तो बात समझ नहीं जिस पे तुम आंखें बंद कर रहे हो। ये कॉपर खींच रहा इलेक्ट्रॉन, ये आप इसको समझिए एक पाइप है। क्या ये एक पाइप, समझ आया बेटा? ठीक है, इस कॉपर को हमने एक पाइप के जरिए से इस टैंकी के साथ जोड़ दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, ठीक है या नहीं ठीक? इधर भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए, समझ आया? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इसको पता है कि यहां इस टैंकी का कनेक्शन एक ऐसी चीज के साथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खींचने की सलाहियत मुझसे ज्यादा नहीं है, इसकी ज्यादा, कॉपर की ज्यादा कनेक्शन है उसके साथ। ये नहीं, ये छीनेगा नहीं छीनेगा। पहले बेटा हमने डायरेक्टली जोड़ दिया था, यहां पे क्या किया था? कॉपर आयंस Cu2 पॉजिटिव डायरेक्टली जुड़ा हुआ था ना, डायरेक्ट आके जुड़ा था उसके साथ, उससे इलेक्ट्रॉन्स ले रहा था, खींच रहा था और जा रहा था। अब हमने कहा नहीं, इसको हमने डाल दिया एक बीकर के अंदर, ठीक है, और जो जिंक की रॉड थी उसको डाल दिया दूसरे बीकर के अंदर, और इसका कनेक्शन इस रॉड से विद द हेल्प ऑफ दिस वायर बनाया। अब बताओ, है तो वही जिंक, क्या ये नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन वहां से? सिर्फ फर्क क्या है, एक वायर नहीं बनेगी, और वायर से भी वैसे ही जैसे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना इससे, ये वायर से भी वैसे ही खींच सकता है। सिर्फ क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इसके ऊपर जंप करके नहीं जाएंगे, बल्कि इस रास्ते से गुजर के जाएंगे अभी भी इसके पास। इसका कनेक्शन है या नहीं? जो फोर्स ये यहां पे असल में जो फोर्स ये यहां पे लगा है, कहां पे लगेगी? यहां पे लगेगी। कहां पे लगेगी? यहां पे लगेगी, ये यहां। अब ये डायरेक्टली फोर्स लगा रहा था ना, मैं आपको फिर समझाता हूं कि जो ये देखिए, जो फोर्स कॉपर जिंक पे डायरेक्ट पहले लगा रहा था, अब मैंने क्या किया, एक वायर रख दी बीच में। मैंने कहा नहीं यार, एक पाइप के जरिए से फोर्स लगा। एक बंदा पानी पीता डायरेक्ट मुंह लगा के गिलास को, एक पाइप लगा के पीता, फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना। अभी भी आपको क्या लगता है कि ये जो जिंक की रॉड मैंने यहां डिप की थी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, और ये जो मैंने जिंक की रॉड यहां डिप की हुई है, क्या इसका ताल्लुक नहीं है सोल्यूशन के साथ? भाई ये वायर्स जो होती है ना बेटा, ये कंडक्टर्स होती हैं, ठीक है, इनका ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए तो यूज होती है। देखिए बिजली वहां पे, आपका प्रोजेक्टर वहां पे चल रहा है, नहीं समझे? बिजली का सोर्स तो वो बोर्ड है ना, जहां से बिजली आ रही है, तो आपने वायर जोड़ी हुई, देखो जो बिजली वहां पे वही यहां पहुंच रही है। तो ये वायर्स जो होती है ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए यूज होती है, चार्जेस को कनेक्ट करती है। समझ आया नहीं? कैसे? जैसे ये फोर्स यहां पे लगाएगा वही फोर्स यहां पे लगेगा, ऐसे कनेक्टेड है, जैसे फोर्स लगेगी वहां पे भी फोर्स लगेगी। आप जब पेप्सी पीते हैं तो आप ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन लगती किस पे? नीचे पेप्सी पे लगती है, नीचे वाले लिक्विड पे लगती है नहीं, उसी वक्त लगती है ना। इसी तरह यहां पे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, कहां पे? पहले वाले बीकर में। किसमें? इस बीकर में। समझ आया नहीं? लेकिन यहां मैंने क्या किया, मैंने जिंक की रॉड को बाहर, अच्छा चलो यूं भी तो कर सकते थे ना हम लोग। क्या जी? बाहर कौन सा सुनना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कहां पड़ा हुआ जी? बीकर के अंदर। किसके अंदर? बीकर के अंदर पड़ा हुआ। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें Cu2 पॉजिटिव, SO4 -2 नेगेटिव। मैंने एक तार, गौर से सुनना, मैंने क्या किया, एक कॉपर की वायर ली, सुन रहे हैं आप जी? मैंने एक तार के, ये जिंक की रॉड बाहर पड़ी हुई है यहाँ, ठीक है, समझ आया? जिंक की रॉड बाहर पड़ी, मैंने एक तार के तरीके से यहाँ इसको जोड़ दिया। ये कॉपर क्या करेगा, उसे पता है इसका कनेक्शन किसके साथ, ये लाजमन बेटा इसके पास जाएगा। इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मेटल की वायर है ना, तो इसमें क्या होंगे? हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं होते? होते हैं ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जाके फौरन उनको खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां खींचेगा तो ये वायर इन इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक किससे? जिंक से। तो कनेक्शन किससे बन गया? ये फोर्स जिंक के इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगेगी। अब इसकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन खींचने, अब देखें जिंक यहां खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को और ये यहां खींचेगा, किसके तरीके से? मुकाबला हो गया ना, ये जिंक के इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींचेगा और जिंक, अब इसकी ताकत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की, तो जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। लेकिन बेटा इधर कहीं को सल्फेट आयन है नहीं, जिंक यहां से नहीं उतर पाएगा। जिंक तब तक नहीं उतरेगा जब तक इसको यहां पे आप क्या ना दें, सल्फेट ना दें। अब हम चाहते हैं यार जो इधर के सल्फेट है वो किसी तरीके से ना
ये जिंक वाले बीकर में चले जाए। किसमें चले जाए? जिंक वाले बीकर में चले जाए। मतलब इस लिक्विड से, इस सॉल्यूशन से जो सल्फेट, जब तक इसके सल्फेट यहां नहीं जाएंगे ना, जिंक नीचे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। वो नीचे आ नहीं सकता ना, उससे भी तो लेने वाला हो ना, कोई उससे भी तो अपने अंदर जगह देने वाला हो ना। तो ये सल्फेट उसके साथ मिलेंगे तो तब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसके यहां पे 2 कॉटन प्लग्स होते हैं, यहां पे, ठीक है, यहां पे भी। फिर इसके अंदर हमने क्या डाला होता है? एक लिक्विड डाला होता है, ठीक है, समझ आ गया? जेलीनुमा लिक्विड होता है। उस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? उस लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या? बात और से सुनना, बात और। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर से आयंस मूव कर सकते हैं, एक बीकर से दूसरे बीकर की तरफ। बात समझे नहीं समझे? अब मेरी बात और से सुनना, इस वायर से कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन। किधर से? इधर से उधर को 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं जाएंगे? जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वहां चले जाएंगे तो यहां पे किसकी कमी हो जाएगी? कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। कॉपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर चढ़ जाएगा। इस यहां पे जो प्लेट होगी ना, कॉपर उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा, यहां चिपक जाएगा इसके साथ जाके। तो बेटा यहां पे अगर पहले 100 कॉपर के आयन थे तो सल्फेट भी कितने थे? 100 ही थे ना। तो सुन रहे हो? सल्फेट भी 100 थे। लेकिन अब क्या हुआ? एक कॉपर कम हो गया, कॉपर 99 हो गए, सल्फेट क्या हो गया? 100। नेगेटिव चार्ज बढ़ा। नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल। देखो एक सल्फेट लगा हुआ ना, नेगेटिव को रिपेल करता है। अब क्या होगा? यहां से सल्फेट एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। समझ आया? ये सॉल्यूशन जो है, इसका कनेक्शन है इस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसी इलेक्ट्रोलाइट का, इसका कनेक्शन इसके साथ है। यहां पे क्या होगा? जो जिंक है, मेरी बात और से सुना, इस सॉल्यूशन में कौन है? जिंक सल्फेट। कौन है? जिंक सल्फेट, ZnSO4। अगर 100 जिंक है ना तो 100 ही सल्फेट होंगे। लेकिन क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की वजह से, जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छीने हैं, एक जिंक आयन, जिंक यहां से टूटकर जिंक आयन की शक्ल में सॉल्यूशन में आ गया। समझ आ गया? समझ आ गया? नहीं आ गया? अब यहां पे बाकी सारे सल्फेट इस कॉपर के साथ जो सल्फेट उसको धक्का दे रहे हैं तो भाग गया यहां से। ये जिंक जो यहां पे आया, ये वाले जिंक इसको कर दे रहे हैं धक्का। अब ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव, और उनके पास एक चॉइस है इस ब्रिज से। ये सल्फेट आयन थे ना, ये जिंक यहां से यहां मूव नहीं कर सकता। क्या करेगा? सल्फेट जब वो धक्का देंगे वो यहां से यूं चढ़ेगा, और यहां जिंक के कारण उसे खींच रहा है। जिंक क्या कर रहा है? उसे जिंक सल्फेट को खींचता है, ठीक है। तो समझ आया? वो इस सॉल्ट ब्रिज से पास करके कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। तो जिंक यहां से उतर के उसके साथ मिलेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। सल्फेट आयन अगर यहां से सल्फेट इधर मूव ना करेंगे, 1-2 इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, तो बेटा क्या होता है? अगर आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स इस सेल से यहां जा रहे हैं, तो फिर ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, इसे ये चाहिए कि यहां से उतने ही नेगेटिव आयन उठा के यहां भेजे, ताकि जो जिंक यहां से उतर के सॉल्यूशन में आएंगे उनके साथ को मिलने वाला सल्फेट हो। तो ये सॉल्ट ब्रिज यहां से यहां आयंस, क्योंकि हमें पता है, हमने जो पीछे पढ़ा था रिएक्शन, उसमें क्या हो रहा था? उसमें ये जिंक जो था वो सल्फेट के साथ मिल रहा था। कॉपर ने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले तो लिए, लेकिन ये सल्फेट भी तो जिंक के पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो बेटा ये जो सॉल्ट ब्रिज हम दरम्यान में लगाते हैं KCl पर, इस सॉल्ट ब्रिज से सल्फेट आयंस गुजरकर यहां से यहां जाते हैं। सुन रहे? ये जिंक यहां से उतर के इधर आकर उसका इंतजार करता है कि यहां पे चढ़े और इसके साथ आगे मिले। तो ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये आपके इन सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करता है, और इसके जरिए से सल्फेट आयन जो पहले डायरेक्ट मिल रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले डायरेक्ट मिल रहे थे, अब सल्फेट आयन यहां से चलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और यहां आके जिंक से मिलेंगे। और जो जिंक है वो तार के जरिए से इलेक्ट्रॉन किसके पास भेजेगा? कॉपर के पास भेजेगा। तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कॉपर ऊपर चढ़ता जाएगा इसके, और सल्फेट यहां से मूव करके कहां आता जाएगा? यहां पे। आस्ता आस्ता इसका ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा, मतलब क्योंकि सल्फेट यहां से निकल के वहां जा रहे हैं, कॉपर ऊपर चढ़ता जा रहा है, यहां से कॉपर सल्फेट की क्या हो जाएगी? कमी। एक वक्त आएगा कि इसमें सिर्फ पानी रह जाएगा, सल्फेट आयन सारे इस बीकर में आ जाएंगे, और जो कॉपर थे वो सारे किसके ऊपर चढ़ जाएंगे? रॉड के ऊपर चढ़ जाएंगे। मेरी बात समझे नहीं समझे? फिर समझे? दोबारा बताता हूं आपको कि एक ऐसा वक्त आएगा कि ये जो सारे कॉपर यहां पे थे, इस सॉल्यूशन में थे, वो सारे कॉपर इस पे चढ़ते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट का पहले 100 कॉपर सल्फेट थे, कितने थे?
100 कॉपर आयन थे ना, वो सारे 100 के 100 यहाँ चढ़ जाएंगे, और 100 के 100 जो आपके सल्फेट के आयन हैं वो सॉल्ट ब्रिज से गुजर के कहां चले गए, यहाँ पे चले गए। कहां चले गए? तो पीछे का रह जाएगा। सारे 100 के 100 तो आपके कॉपर सल्फेट के जो आपके फार्मूला यूनिट्स थे वो तो खत्म हो गए, तो कुछ सिर्फ पानी रह जाएगा बस। और यहाँ पे पहले क्या थे, 100 जिंक सल्फेट थे, तो आप कितने हो जाएंगे, यहां से 100 SO4 यहाँ आए हैं ना, तो यहां से 100 आयंस, ये 200 आपके पास आ जाएंगे। कौन? जिंक सल्फेट। ये सोल्यूशन मजीद गाढ़ा हो जाएगा जिंक सल्फेट। बात समझ आई है नहीं? सबको आ गई है? इस तरह आपने, यही आपके सेल्स में काम हो रहा होता है, यही काम आपके देखो बिजली पैदा हुई नहीं हुई। आपको पता कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद छीनता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आप पहले डायरेक्टली मिला रहे थे, अब आपने वायर के जरिए से जोड़ दिया। कि वायर से कितनी अकल है इंसान की काम करती है ना, कि पहले डायरेक्ट मिल रहे थे, अब कल वायर के जरिए से गुजर के जाएंगे। ठीक होगा बेटा? ये है वर्किंग किसकी? आपके। तो सॉल्ट ब्रिज से कौन गुजरते हैं? आयंस। एक सोल्यूशन से सल्फेट आयन निकल के दूसरे में जाते हैं, और जो वायर है उससे इलेक्ट्रॉन्स एक मेटल से दूसरी मेटल के पास जाते हैं। ये काम जो पहले ये हो रहा था, ये वाला काम, अब मैं आपको एक और स्लाइड ऐड करके समझाऊंगा ताकि आपको मेरी बात। अल्लाहु अकबर। ये मैंने वर्क डेफिनेशन लिखी हुई है, so therefore we have to। अच्छा जी, आज तो बेटा जी ये वाला जो काम है, मुझे अब आपने बताना ये कहां होता है, वरना अगर बेटा आयन एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में नहीं जाएंगे ना, तो फिर करंट पास नेट चार्ज तो नहीं, वो एक बीकर पे एक चार्ज आ जाएगा, दूसरे पे दूसरा चार्ज आ जाएगा, वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करने देंगे। मुझे ये बताएं, जो कॉपर ने ये सोल्यूशन में, ये किसमें? जिंक किस पे? रॉड पे। तो कॉपर किस में जाएगा? 0 में, 2 पॉजिटिव में। मुझे बताएं ये किस जगह पे होगा? ये वाला काम वायर के थ्रू होगा या सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होगा? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे मूव करते हैं भाई? बात सुने, यहां पे पता क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक ने क्या किया, Zn 0 था और किसमें कन्वर्ट हुआ? Zn 2 पॉजिटिव में। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना। कॉपर पहले क्या था? 2 पॉजिटिव था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, छीने हैं इससे, और Cu न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने छोड़े और कॉपर ने लिए, किसके जरिए से जाएंगे? वायर के जरिए से तो जाएंगे, यहां से यहां। ये वायर से फ्लो कर सकते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू फ्लो करते हैं? याद रखना, SO4 वायर से मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो मेटालिक वायर्स होती है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उसके अंदर एटम्स मूव नहीं कर सकते। ये एटम्स का ग्रुप है, आयंस उसके अंदर मूव, आयंस हमेशा किससे मूव करते हैं? सोल्यूशन से। किससे? ठीक है, समझ आया नहीं यार? तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर सोल्यूशन होता है। सुन रहे? सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? इसके थ्रू कौन मूव करेंगे? ये सल्फेट आयंस। तो ये वाला काम जो हो रहा है, कौन सा काम? ये वाला काम जो हो रहा है, ये बेटा वायर के थ्रू हो रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिसने छोड़े ना जिंक ने, वो जो कॉपर के पास जा रहे हैं और कॉपर न्यूट्रलाइज हो रहा है, कॉपर फ्री मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपके आउटर सर्किट में होता है। इधर अभी भी समझ नहीं आया? यहां से होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक छोड़ रहा ना Zn, ठीक है, और ये जा रहा है Zn 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर से मूव करके कॉपर के पास जा रहा है, और ये कॉपर यहां पे है इसके पास, ये यहां नीचे है, ये जिंक यहां पे है, और ये जिंक यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा सोल्यूशन में चला जाएगा, और कॉपर सोल्यूशन से किस पे चढ़ जाएगा? इलेक्ट्रोड पे चढ़ जाएगा, चिपक जाएगा उसके ऊपर। तो यहां कॉपर की कमी आती जाएगी और इसमें जिंक बढ़ता जाएगा। अब जिंक को क्या चाहिए? सल्फेट चाहिए ना, तो सल्फेट वायर के थ्रू मूव नहीं कर सकते, सल्फेट यहां से चढ़ते हैं और इधर आके उतरते हैं। समझे या नहीं समझे? और यहां से जिंक के साथ, ये जिंक यहां आ रहा है ना, इधर इसका इंतजार कर रहा होता है कि आके मेरे से मिले। तो समझ आया नहीं यार? तो ये जो जिंक आयन आपका बना है, ये जो जिंक आयन आपका बन रहा है, ये Zn पॉजिटिव 2,
ये Zn+2 के साथ जो सल्फेट आकर मिलता है ना, ये किसके थ्रू मिलता है? सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। तो दिस रिएक्शन इज हैपनिंग थ्रू सॉल्ट ब्रिज। आयन सॉल्ट ब्रिज के जरिए से आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाय एक्सटर्नल सर्किट। जो एक्सटर्नल सर्किट है उससे कौन जा रहा है? आयन्स जा रहे हैं, ठीक है। और जो आपका सॉल्ट ब्रिज है उसके जरिए एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आयन्स जा रहे हैं। मैंने कभी थोड़ी देर पहले आयन्स कहा था, आप मान गए? एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू आयन्स नहीं जा रहे बेटा, इलेक्ट्रॉन। और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कौन जा रहा है? आयन्स जा रहे हैं, जो जिंक के साथ जाके मिलेंगे और जिंक की रॉड आस्ता आस्ता खत्म होती जाएगी और कॉपर की रॉड आस्ता आस्ता मोटी होती जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गया? ये नहीं आया? ये बेटा आपका गिलवानिक सेल, जिसे हम वोल्टिक सेल भी कहते हैं, इससे बिजली पैदा होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से। समझ आ? अच्छा मुझे ये बताओ कि ये वाली साइड जो थी, अब मैं आपके सामने जरा सही करके बताता हूँ। कहाँ बेटा? कहाँ? कोटी यार, ये नहीं है यार, ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब साल्ट बन गया। आगे चले बेटा जी। ये आपकी जिंक की रॉड है, यहाँ पे एक बीकर के अंदर पड़ी हुई है। ZnSO4 इसके अंदर है। आपको पता है कि ये जो जिंक की रॉड है, इससे जिंक सॉल्यूशन में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है? Zn0 से किसमें जा रहा? Zn2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। मुझे बताएं ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? अब मुझे ये बताएं, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कैथोड पे होता है, नोड पे होता है? अब चलो यहाँ पे गिलवानोमीटर लगा हुआ जो बताएगा करंट जा रहा है, और ये इधर को डिफ्लेक्ट करता है इधर। यहाँ पे बेटा आपकी एक कॉपर की रॉड है जो कि डिप्ड है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर 2 पॉजिटिव इसके साथ आकर जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा नहीं खींच रहा? इलेक्ट्रॉन तभी तो इसकी तरफ आएंगे जब ये इसका चार्ज इस पे जाएगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो कॉपर यहाँ पे क्या कर रहा है? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचता है, ठीक है, और कॉपर फ्री मेटल में चेंज हो रहा है। मुझे बताएं कि रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन। तो बेटा कॉपर, इसे कहते हैं हाफ सेल। क्या कहते हैं? कॉपर हाफ सेल में क्या होती है? कॉपर हाफ सेल में क्या होती है? देखिए यहां पे रिडक्शन हो रही है, कॉपर हाफ सेल में रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और जिंक हाफ सेल में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। अब मुझे ये बताएं, जो जिंक हाफ सेल है वो एनोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है? और कॉपर हाफ सेल किसका काम करता है? एनोड का। और बेटा जी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर मूव करते हैं? यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अभी भी बात समझ नहीं आई आप लोगों? आई है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां मूव कर रहे थे? और यहाँ पे कैथोड कौन सा? एनोड कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं? चेक करते हैं कि हम बात ठीक कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड होगा, जिसपे नेगेटिव होगा कैथोड होगा। क्लियर हुआ? तो जरा दिमाग थोड़ा सा चेंज कर लेना प्लीज। अब जरा आ जाना इधर। बातें समझ आई हैं?